हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर स्पेस से दो माइक्रो कैप कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, पैरामाउंट कम्युनिकेशन एंड डेल्टन केबल। इसी के साथ में हम एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे सेक्टर में, केबल एंड वायर सेक्टर में कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट प्लेयर है, क्या रैंकिंग है ओवरऑल किस प्लेयर की। बिकॉज बाकी सारे कंपनीज के रिजल्ट कॉन कॉल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, इनके रिजल्ट काफी लेट आए हैं तो इसीलिए थोड़ा लेट इनको डिस्कस कर रहे हैं। सो पैरामाउंट कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। अब ये वही एक टर्न अराउंड स्टोरी रही है। 2008 से काफी सारे चैलेंजेस इनके लिए स्टार्ट हुए, कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करना शुरू किया। देन वो पूरा 9-10 ईयर्स का इनका बहुत चैलेंजिंग फेज था। प्रोमोटर्स ने भी बीच में कैपिटल इन्फ्यूज किया। देन 2018-19 ऑनवर्ड्स बिजनेस धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा। पिछले 3-4 साल आप देखोगे तो बहुत अच्छे रहे, ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। जो भी डेट था कंपनी पे वो पूरा इन्होंने क्लीन कर दिया, डीलेवरेजिंग हुई बैलेंस शीट की, कैश फ्लो कंपनी का बहुत हेल्दी रेट से ग्रो किया FY25 के अंदर। बट Q4 ऑफ FY25 से इस कंपनी के लिए थोड़े थोड़े चैलेंजेस स्टार्ट हुए। इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि हमारा जो इबिटा मार्जिन है उसको हम 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करेंगे अगले 2-3 साल तक। 8% का इबिटा मार्जिन है तो वो 10-11% तक जाएगा। लेकिन जब Q4 में कंपनी का रिजल्ट आया तो ग्रोथ वगैरह तो ठीक था, बट इबिटा कंपनी का डिक्लाइन हुआ, मतलब मार्जिन्स में फॉल देखने को मिला। एंड मैनेजमेंट ने एक तरीके से गाइडेंस को चेंज कर दिया। उनका कमेंट्री था कि क्योंकि हम एक बहुत छोटे प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारा बेस बहुत छोटा है, हमारा फोकस है मार्केट शेयर गेन करने के ऊपर। जो इंडस्ट्री में ग्रोथ और टेलविंड्स हैं उसको हमें कैप्चर करना है सबसे फास्ट रेट पे। तो हम कुछ टाइम के लिए मार्जिन को सेक्रीफाइस करेंगे ग्रोथ के लिए, यानी मेन प्रायोरिटी हमारी ग्रोथ पे रहेगी। तो वो जो हमने V2 डिटेल के कॉन कॉल एनालिसिस में डिस्कस किया था ना कि 3 कैटेगरी के बिजनेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी वाला होता है जो ग्रोथ पे फोकस करता है, मार्केट शेयर गेन पे फोकस करता है, बट उसके लिए वो मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं। तो पैरामाउंट आपका वो फर्स्ट कैटेगरी वाला बिजनेस में था। लेकिन लास्ट क्वार्टर से Q1 से कंपनी के लिए और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए जब ये पूरा आपका टैरिफ वाला सिनेरियो हुआ। सो Q1 में हमने देखा कंपनी के रेवेन्यू तो ठीक ठीक थे, लेकिन मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा हिट लेना पड़ा कंपनी को, क्योंकि यूएस में इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा है। एक्सपोर्ट ऑन एन एवरेज कंपनी 35 से 40% करती है, और वो पूरा एक्सपोर्ट 99% जो एक्सपोर्ट है वो आपका यूएस से आता है। तो वो टैरिफ इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से कंपनी पे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। अभी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कॉन कॉल करना बंद कर दिया, लेकिन वो जो प्रेस रिलीज इन्होंने किया था उसमें मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी थी कि नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में हमारे रेवेन्यू पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन पे इंपैक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले इस क्वार्टर के नंबर देख दें कि Q2 में कंपनी के कैसे नंबर्स आए हैं। सो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का वाई लेवल पे तो 20% की ग्रोथ है, और ये लास्ट 7-8 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे वीकेस्ट ग्रोथ नंबर इन्होंने इस Q2 में रिपोर्ट करा है। ऑन एन एवरेज इससे पहले अगर हम देखें तो 30 से 40% पे कंपनी ये ग्रो करती थी। इनका गाइडेंस भी है अगले 5 साल में हमको लगभग 30-35% के कैगर से ग्रो करना है, जो कि ये डिलीवर कर रहे थे हर एक क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में ग्रोथ काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है कंपनी की। देन इबिट्टा में 23% का फॉल देखने को मिला है। प्लस आप मार्जिन भी देखोगे तो लास्ट ईयर लगभग 9.5% के मार्जिन थे, अब कंपनी के 6% के आसपास के मार्जिन हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम इबिट्टा देख रहे हैं ना कि 23% डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन कंपनी के 5-6% है, इसमें अदर इनकम का बहुत बड़ा रोल है। आप अदर इनकम पे फोकस करो। लास्ट ईयर था ये 2 करोड़, इस क्वार्टर में हो गया लगभग 20 करोड़। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का अदर इनकम आई थिंक 18-19 करोड़ के आसपास था, और उसने इनके मार्जिन को, प्रॉफिटेबिलिटी को काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अब आई डोंट नो, मतलब ये अदर इनकम में माइट भी कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लिक्विडेट किया होगा, FD वगैरह वगैरह लिक्विडेट किया होगा, जहां से अदर इनकम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो जो इनके इबिट्टा मार्जिन यहाँ पे 6% के आसपास दिख रहे हैं, ये इबिट्टा मार्जिन एक्चुअली के 1% में, मतलब 1% का इबिट्टा मार्जिन आया है कंपनी का Q2 में। यानी ऑपरेशनल लेवल पे ही ये कंपनी ऑलमोस्ट लॉस रिपोर्ट करने वाली थी इस क्वार्टर में, और क्योंकि 20 करोड़ का अदर इनकम आ गया तो इबिट्टा भी थोड़ा बहुत आपका पॉजिटिव है। प्लस पैट में भी हमको मतलब डिक्लाइन तो है लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव पैट है, वरना कंपनी बॉटम लाइन में भी लॉस रिपोर्ट करती और ऑपरेशन लेवल पे भी ऑलमोस्ट लॉस पे पहुंच गई थी कंपनी Q2 के अंदर। पूरा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें तो वो भी इसी तरीके का रहा है। टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी है 30% की, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा गिरे हैं। प्रॉफिट वगैरह आप देखोगे उसमें भी 30% के आसपास का फॉल है। इनका रेवेन्यू का कंपोजिशन कैसा है, तो अभी इस फर्स्ट हाफ में 43% जो इस कंपनी का रेवेन्यू आया है ना वो एक्सपोर्ट से आया है। लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में ये 28% था, यानी एक्सपोर्ट की तरफ कंपनी का रेवेन्यू शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम इनका FY25 का ये नंबर देखते हैं रेवेन्यू का, तो FY25 में एक्सपोर्ट इनका 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू में, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी ने एक्सपोर्ट में और ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा दिया अपना 30% से 43%। लेकिन ये मतलब फोर्सफुली उनको करना पड़ा है।
क्योंकि जो Q4 था या FY25 था, तब तक ये टैरिफ वगैरह को लेकर के इतना ज्यादा ऐसा ऐसा मतलब ऐसा डिस्कशन नहीं था कि इतना सीवियर टैरिफ हमको देखना पड़ेगा। जो अर्ली टैरिफ लगा भी था वो भी 5-10% के आसपास का डिस्कशन हो रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा 25% एडिशनल टैरिफ लगा। उसके बाद वो ऑयल वगैरह की वजह से और एडिशनल 25% का टैरिफ लगा, तो उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई है। सो इनका ये 43% एक्सपोजर क्यों बढ़ा है? क्योंकि FY25 का अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे, उसमें लगभग 50% जो ऑर्डर था इनका वो एक्सपोर्ट का था। 650 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जिसमें से 323 करोड़ एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक इन्होंने लिया हुआ था। यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन थी कि वो ऑर्डर तो आपको फुलफिल करना ही है। प्लस क्योंकि सारे ऑर्डर्स इनके डीटीबी बेसिस पे थे, डीडीपी का मतलब हो गया डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी कि जब तक वो शिपमेंट जो है, ऑर्डर जो है, मैं यूएस के पोर्ट पे डिलीवर नहीं कर देता, तब तक जो भी कॉस्ट होगी वो मुझे बेयर करनी पड़ेगी। तो वो आपका टर्म्स कंडीशन रहता है। और इसमें मैनेजमेंट ने इसी प्रेस रिलीज में बताया कि हमें 3 जगह पे इंपैक्ट आया ये डीडीपी और ये टैरिफ की वजह से। एक तो सबसे पहला इंपैक्ट आया है जो ऑर्डर आपके इन ट्रांजिट है, यानी कि जो अभी डिलीवर हुए नहीं है, रास्ते में है, उनमें बीच में आपका टैरिफ लग गया, तो वो जो कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ी है वो मुझे बेयर करना पड़ेगा क्योंकि डीडीपी ऑर्डर है। दूसरा, जो फिनिश गुड्स हैं, मतलब जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो वेयर हाउस में पड़े हैं, अभी वो डिलीवर हुए नहीं है, रेडी टू शिपमेंट जिसको बोलते हैं, उस कैटेगरी के ऑर्डर है, उसमें भी टैरिफ बढ़ गया, तो वो भी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो अंडर प्रोडक्शन है, मतलब अभी जिन पे प्रोडक्शन चल रहा है उन पे भी टैरिफ इंक्रीज हो गया, तो वो भी कॉस्ट मेरे को बेयर करनी पड़ेगी। जो 3 अलग अलग स्टेज में इनके जो ऑर्डर्स थे एक्सपोर्ट के, यूएस के, उन पे कंपनी को ये टैरिफ का जो एडिशनल कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ा है, एंड इसकी वजह से हमने ये मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में इस तरीके का फॉल देखा है। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आगे की? तो मैनेजमेंट का कहना है कि वही जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि हमारा फोकस है अब कि हम डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करेंगे। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस इंडस्ट्री के बड़े से बड़े प्लेयर को देख लो, पॉलीकैप, केईआई, या छोटे माइक्रो कैप प्लेयर को देख लो, हर एक जो बिजनेस है वो बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के। पूरा सेक्टर ही आपका 15-20% पे ग्रो कर रहा है। हर एक कंपनी जो है वो लगभग 1000 से 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है ऑन एन एवरेज हर साल। तो मतलब डिमांड बहुत है डोमेस्टिक में। इन्होंने भी बोला जो हमारे पावर केबल्स हैं, जो ईपीसी क्लाइंट्स हैं, प्लस आपका ये जो रेलवे वाला सेगमेंट है, इन दोनों तीनों सेगमेंट से अच्छी डिमांड हमको देखने को मिल रही है। बट चैलेंज ये रहेगा कि कितनी जल्दी कंपनी अपनी ये जो फैसिलिटी है एक्सपोर्ट के लिए, उसको ये डोमेस्टिक डिमांड की तरफ शिफ्ट कर पाती है। इतने ऑर्डर्स आपको आई मीन कितने जल्दी वो सारे ऑर्डर्स आप गेन कर पाते हो, उसका एग्जीक्यूशन कितना फास्ट होता है, वो सारी चीजें देखनी होंगी। हालांकि इन्होंने पास्ट में ये किया है। अगर आप इनका FY24 का नंबर देखोगे ना, तो FY23 के कंपैरिजन में कंपनी ने 30-35% का ग्रोथ डिलीवर किया था, जबकि यूएस का बिजनेस इनका उस टाइम पे भी 30-35% से गिरा था। तो उस मतलब ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करते हुए ओवरऑल ग्रोथ 30-35% की दिखाई थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें कंपनीज को कैसे मैनेज करेगी, प्लस डोमेस्टिक की तरफ भी जब आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आप बाय चॉइस नहीं कर रहे हो, बाय फोर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी बार्गेनिंग कैसे रहेगी यहाँ के क्लाइंट्स के साथ में, मार्जिन का प्रोफाइल कैसे रहेगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। एक हालांकि पॉजिटिव चीज ये है पैरामाउंट के साथ में कि जो ऑर्डर बुक का कंपोजिशन है ना इनका, अभी वो चेंज हुआ है। मतलब जो इनका वो FY25 में जो ऑर्डर बुक था उसमें 50% ऑर्डर बुक इनका एक्सपोर्ट से था। अब इनका जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है वो 13-14% है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में काफी सारे ऑर्डर्स कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर करे हैं। तो 86-87% जो करंट ऑर्डर बुक है वो कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट को लेकर के है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगेन वो सेम चीज इन्होंने बोली है कि नियर टर्म में या टेम्परेरी बेसिस पे हमारे जो रेवेन्यू है, मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर प्रेशर रहेगा, उस पर हिट रहेगा। यानी कि बड़ा पार्ट जो था इनके इनके प्रॉब्लम का वो जा चुका है, लेकिन अभी भी Q3 प्लस माइट भी Q4 में भी हमको लगभग इस तरीके के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन पैरामाउंट कम्युनिकेशन का। एक और चीज हुआ है, हालांकि बैलेंस शीट पे डेट वगैरह नहीं है इनका, वो इन्होंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया था, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, वर्किंग कैपिटल भी आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इस तरीके की सिचुएशन में, तो वो एक चीज है। बाकी ओवरऑल देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अब फोकस करते हैं दूसरे प्लेयर पे, डेल्टन केबल। डेल्टन केबल को जब से हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छा कर रही है। लास्ट एक क्वार्टर था जहां पे कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई थी, 8-9% का ग्रोथ था, एंड आई थिंक वो पिछले 2 साल में पहला इनका वो क्वार्टर गया था। लेकिन वो क्यों था वो भी हमने डिस्कस किया था। इनकी जो न्यू फैसिलिटी आनी थी वो थोड़ा सा मतलब क्वार्टर के एंड में कंपनी का वो कैपेसिटी लाइव हुआ, इसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में कंपनी ज्यादा उसको यूज नहीं कर पाई। तो सिर्फ वो एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज बिजनेस ऑन ट्रैक था।
तो इस क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। सो डेल्टन केबल का स्टोरी तो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। कंपनी मतलब इनिशियल ईयर्स में आप देखोगे तो काफी बिलो एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था, टेलीकॉम सेक्टर में फोकस करते थे, लो क्लाइंट के साथ में इनका बिजनेस होता था, तो मतलब मार्जिन वगैरह भी खास बनता नहीं था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से इन्होंने 3 सेक्टर्स पे फोकस किया है अपना, ईपीसी केबल हो गया, रेलवे केबल हो गया और टेलीकॉम केबल हो गया। प्लस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन सारे ये जो भी सनराइज सेक्टर जिनको हम बोलते हैं आज के टाइम पे इंडिया में, उनमें इनके केबल्स वगैरह यूज होते हैं, तो वहां पे डिमांड ट्रैक्शन काफी अच्छा है कंपनी के लिए। देन आप क्लाइंट बेस भी देखोगे तो वो भी काफी स्ट्रांग हुआ है कंपनी का। प्लस जो सबसे अच्छी चीज हुई है, जो लास्ट क्वार्टर में इनकी नई कैपेसिटी आ गई, उससे ओवरऑल जो रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी का वो डबल हो गया। पहले आई थिंक इनका 730-750 करोड़ के आसपास का वो कैपेसिटी में पोटेंशियल था रेवेन्यू का, अब ये 1500 करोड़ हो गया, डबल हो गया। यानी अब मैं और एग्रेसिवली ज्यादा ऑर्डर ले सकता हूं, अपने बुक को ग्रो कर सकता हूं, रेवेन्यू को ग्रो कर सकता हूं। परफॉर्मेंस वगैरह तो उनकी अच्छी रही है। देन इस क्वार्टर का अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें, सो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 38% की ग्रोथ है वाई लेवल पे, 38% से रेवेन्यू ग्रो किया है। प्लस इबिट्टा 30% से ग्रो किया है कंपनी का, और मार्जिन इनके इस क्वार्टर में फिर से इंप्रूव हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था वाई मार्जिन इंप्रूव हुए, इस क्वार्टर में भी 6% का इबिट्टा मार्जिन आपका ऑलमोस्ट 8% का हो गया। देन ये पैट का नंबर इन्होंने एडजस्टेड पैट इसलिए दिया है बिकॉज लास्ट ईयर Q2 में ना इनका एक एक्सेप्शनल आइटम था, वन ऑफ गेन हुआ था कंपनी को 10 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से पैट इनका पॉजिटिव था। अगर आप उसको हटा दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के Q2 में। तो इस साल कंपनी अगर आप उसको हटा के देखो तो कंपनी का वाई लेवल पे पैट ग्रोथ काफी अच्छा आया, 6 करोड़ के आसपास का पैट है। पूरा फर्स्ट हाफ भी ठीक है, 25% की ग्रोथ है। Q1 स्लो जरूर था लेकिन Q2 में अच्छा कमबैक किया कंपनी ने। बाकी मार्जिन हमने देखे Q1 Q2 दोनों में इंप्रूव हुए हैं, एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी रही है कंपनी की। जो एक चीज आप देखोगे डेल्टन में, वो है इनका ये फाइनेंस कॉस्ट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस क्वार्टर में भी आप देखोगे वाई 41% से फाइनेंस कॉस्ट इनका इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज बोरोइंग्स या डेट जिसको बोलते हैं वो कंसिस्टेंटली इनका बढ़ता जा रहा है। सो इसमें तो इन्होंने ठीक से दिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है ना, वो 2.5 के आसपास हो गया आज के टाइम पे। तो जनरली जैसे फाइनेंस में बोला जाता है कि डेट टू इक्विटी किसी कंपनी का 1 या 1 से ज्यादा हो जाए तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इनका 2.4-2.5 के आसपास का डेट टू इक्विटी है, तो वो एक चीज है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ देखें, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखें, तो वो सारी चीज अच्छी है। प्लस एक और सबसे अच्छी चीज हुई है, डेल्टन केबल का ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे ना, तो Q2 ऑफ FY25 यानी पिछले साल का जो Q2 था, उस क्वार्टर से लेकर के जो लास्ट क्वार्टर था Q1 तक, यानी पिछला 3-4 क्वार्टर जो था, उसमें कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो ही नहीं कर रहा था। 275 करोड़ का ऑर्डर बुक और 300 करोड़ का ऑर्डर बुक उसी के बीच में रहता था। लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक 300-309 करोड़ का ऑर्डर बुक था। इस क्वार्टर में Q2 में अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो 425 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 425 करोड़ का, यानी कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 37%, हाँ 35% से कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट अब एग्रेसिव है, वो वेट कर रहे थे ये कैपेसिटी के आने का, जैसे ही ये कैपेसिटी आई है कंपनी की, इन्होंने एकदम से ऑर्डर बुक को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफी अच्छी चीज है कंपनी के लिए। प्लस मार्जिन इनके क्यों इंप्रूव हो रहे हैं? क्योंकि Q1 और Q2 या पूरा H1 अगर आप पकड़ लो, इसमें इन्होंने इनका जो रेलवे वाला बिजनेस है ना, उसको 11% से डी ग्रो किया है। मतलब रेलवे बिजनेस डी ग्रो हुआ है 11% से। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है हमारा फोकस है आज के टाइम पे हाई मार्जिन वाले बिजनेस पे, जैसे ईपीसी हो गया या टेलीकॉम में जो आपके जो बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे कंपनी का फोकस है। तो कंपनी रेलवे बिजनेस को डी ग्रो कर रही है और हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है। इनफैक्ट इनका करंट ऑर्डर बुक भी अगर आप देखोगे, जो 425 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें से 91% ऑर्डर बुक कंपनी का हायर मार्जिन प्रोडक्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्जिन मेरे Q1 प्लस Q2 में इंप्रूव हुए हैं, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा Q3 और Q4 के अंदर। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी देखते हो ना, तो उसके साथ में हमको बाकी मैट्रिक्स भी देखना है। डेट टू इक्विटी तो मुझे ये बता रहा है ना कि बिजनेस पे डेट कितना बढ़ गया इक्विटी के कंपैरिजन में, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि वो बिजनेस उस डेट को मैनेज कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना है। तो अगर आप इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे Q2 का, एज ऑफ Q2, तो वो 2 से भी ज्यादा है। मतलब जनरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपका 1.5 के आसपास या उससे नीचे हो, तो वो एक रेड सिग्नल है। इसका मतलब कंपनी जो उनका डेट है, फाइनेंस कॉस्ट है, उसको मैनेज नहीं कर पाएगी, उसके लिए उनको चैलेंज आएगा। लेकिन ये 2 से भी ज्यादा है, तो यानी बहुत आराम से कंपनी उसको मैनेज कर सकती है। प्लस जैसे हमने डिस्कस किया कि करंट जो ऑर्डर बुक है, उसमें भी 91% ऑर्डर बुक आपके पास में हाई मार्जिन प्रोडक्ट के, यानी मार्जिन आपके यहां से और इंप्रूव होंगे, तो उसका मतलब है इबिट्टा का ग्रोथ आपका और फास्ट रहेगा। और कंपनी का ग्रोथ का गाइडेंस तो है ही कि 30% के रेट से ये ग्रो करने को देख रहे हैं टिल FY2030। इनका गाइडेंस है 700 करोड़ का रेवेन्यू हमारा FY25 में है, इसको हमको 2500 करोड़ तक लेके जाना है अगले 5 साल के अंदर, यानी वही 30% के कैगर का ग्रोथ हो गया। तो उसमें आपको इबिट्टा
इबिटा ग्रोथ और भी फास्ट देखने को मिलेगा। तो कंपनी डेट बढ़ा जरूर है लेकिन इसको मैनेज कर सकती है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है डेल्टन केबल की। अब अगर हम सम अप करें ये पूरे केबल एंड वायर स्पेस में, तो वो 3 प्लेयर्स को, तो जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो हमने डिस्कस कर दिया, पॉलीकैब, आरआर काबल और आपका वो केईआई इंडस्ट्री। ग्रोथ वगैरह तीनों का ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है वहां पे वैल्यूएशन का। उन तीनों का अगर आप पीई देखो या ईवी टू इबिटा देखो, बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी हायर लेवल पे है। तो मतलब वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। और ये जो 3 प्लेयर्स हैं आपके स्मॉल माइक्रो कैप प्लेयर्स, डायनामिक, डेल्टन और पैरामाउंट कम्युनिकेशन, जो इतने क्वार्टर से हम ट्रैक करते आ रहे हैं, इनका ग्रोथ, वैल्यूएशन वगैरह ये काफी कंफर्टेबल लगता है उन तीनों के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, तो पहले तो हम देखते थे कि पैरामाउंट इन 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 तीनों में सबसे फ्रंट पे होता था, क्योंकि कंपनी का डेट का कोई इशू नहीं था, कैश फ्लो इतना हेल्दी रेट पे उनका ग्रो कर रहा था, रिटर्न रेशियोज कंपनी के इंप्रूव हो रहे थे। कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया था आई थिंक 1000 करोड़ के आसपास का, 500 से 1000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था उन्होंने अपनी और एक्सपेंशन को इंक्रीज करने के लिए। और अगले 5 साल का उनका टारगेट था 30% से ग्रो करने का। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में सबसे हाई रेट पे वो कंपनी ग्रो कर रही थी 40-45% से। बट वही अनफॉर्चुनेट चीज हुई कि जो टैरिफ का चैलेंज आया कंपनी के लिए, तो जो एडवांटेज था वो उनके लिए डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप अगर पैरामाउंट कम्युनिकेशन को देखोगे ना, तो वो आपका मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कैटेगरी में आता है। हाई रिस्क तो क्यों है, ये तो हमने डिस्कस किया ही, ये सारे चैलेंजेस हैं। हाई रिवॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये कंपनी ने, जैसे हमने डिस्कस किया ना, FY24 में ये चीज ऑलरेडी करी है कि डोमेस्टिक डिमांड को केटर करते हुए इन्होंने अपने बिजनेस को अच्छे रेट से ग्रो करा है। लेकिन उस पर अनसर्टेनिटी है। सबसे बड़ा चीज जो अनकंफर्टेबल लगता है कि कंपनी ने कॉन कॉल करते हुए अचानक से बंद कर दिया लास्ट क्वार्टर से। तो अगर वो कंपनी करती होती तो थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी होता हमको कि कब तक हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा, डोमेस्टिक डिमांड का कैसा फ्लो कंपनी देख रही है, ऑर्डर इनफ्लो कैसा आ रहा है, किन क्लाइंट से इनका डिस्कशन चल रहा है, क्या मार्जिन पे कोई यहाँ पे कंपनी को हिट तो नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं है। तो बस इसीलिए आपका हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में। हाई रिवॉर्ड इसलिए भी है कि अगर इन सारे बीच में ये जो टैरिफ वाला केस चल रहा है इंडिया यूएस का, अगर ये नॉर्मलाइज हो गया तो आप देखोगे इसके स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी मतलब रिटर्न बनाने का, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत पनिश किया है। 90-100 के लेवल पे होता था ये स्टॉक, अभी आप देखोगे 35-40 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये सारी अनसर्टेनिटी और ये जो चैलेंज हमने देखे हैं इसकी वजह से। तो अगर सिर्फ न्यूज भी आ गया ना ऐसा कंफर्मेशन कि मतलब टैरिफ वाला जो चीज है वो नॉर्मलाइज हो गया, आप देखोगे सडनली इसके स्टॉक में डिमांड आएगा। तो इसलिए हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला कैटेगरी है। रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आपको क्लैरिटी तो नहीं है ना कि टैरिफ वाली चीज नॉर्मलाइज होगी नहीं होगी, और अगर नहीं हुई तो कंपनी कब तक डोमेस्टिक डिमांड को केटर करते हुए वापस से ग्रोथ को लाएगी, मार्जिन कब तक कंपनी के नॉर्मल होंगे, अभी तो 2-3% के मार्जिन आ गए हैं। तो ये सारी चीज कब तक होगी इस पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इन बिटवीन अगर वो टैरिफ भी नॉर्मलाइज हुआ, डोमेस्टिक डिमांड को भी कंपनी केटर करने लग गई, तो मतलब 1-2 क्वार्टर के पेन के बाद में एक अच्छा रिवाइवल हम इसके बिजनेस से देख सकते हैं। तो ये आपका पैरामाउंट का कंडीशन है। देन दूसरा अगर आप देखोगे, अगर मुझे सबसे सेफर प्लेयर लेना हो इन तीनों में, तो वो आपका डायनामिक केबल है। जैसे हमने डिस्कस किया है, इतने टाइम से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करती रही है 20-25% के आसपास। गाइडेंस उनका 18-20% का रहता है, लेकिन कंपनी इससे बेटर रेट पे ग्रो करती है 25-30% के आसपास। प्लस रिटर्न रेशियो उनके भी बहुत अच्छे हैं, 20% से ज्यादा का आरओई आरओसी का नंबर है। मार्जिन उनके कंसिस्टेंट है 10% के आसपास। उनका यूएस में भी कोई एक्सपोजर नहीं है, हालांकि उनको प्रोडक्ट अप्रूवल मिल गया है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक ये पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती हमको टैरिफ का आगे चल के क्या होगा, तब तक हम यूएस में एंटर नहीं करेंगे। तो जब वो यूएस में एंटर करेंगे, थोड़ा बहुत मार्जिन वहां से भी इंप्रूव होने का चांस है कंपनी का। बाकी डोमेस्टिक डिमांड में तो कंपनी अच्छा कर ही रही है। प्लस उनका भी वो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी 1000 करोड़ के आसपास की, उसको कंपनी ने डी बोल्टनेकिंग करके 1600 करोड़ कर दिया। यानी कि एटलीस्ट अगले 2 साल तक कंपनी सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से ग्रो कर सकती है 25% के आसपास। और उसके ऊपर से ये जो आपका मार्च का जो टाइम है, मार्च FY26, इसमें कंपनी अपनी नई कैपेसिटी भी ला रही है। यानी कि एटलीस्ट यहां से 1 से 1.5 साल तक डायनेमिक के पास में ग्रोथ का अच्छा आउटलुक है, कंपनी के पास में कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से कंपनी ग्रो कर सकती है। और उसके साथ में आप वैल्यूएशन देखो, चाहे पीई से कंपेयर करो या ईवी टू बिट्टा से कंपेयर करो, बाकी इंडस्ट्री में काफी अंडर वैल्यूड है और री रेटिंग का अच्छा पोटेंशियल है। तो वो आगे आपका सेफर बेट, स्टेबल कंसिस्टेंट प्ले। जो थोड़ा सा मीडियम रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले कैटेगरी में आता है, वो है आपका डेल्टन केबल। मीडियम रिस्क सिर्फ इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपका ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, तो मतलब एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर के। लेकिन अदरवाइज आप देखो तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। एक क्वार्टर का बस वो थोड़ा सा हमने चैलेंज देखा था, हमने डिस्कस किया था, कैपेसिटी नहीं आई है, वो मेन रीजन है। लेकिन इसके बाद अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे, तो चाहे ऑर्डर बुक हो, रेवेन्यू का नंबर हो, मार्जिन की कंसिस्टेंसी हो, और आगे का आउटलुक, जो ऑर्डर बुक कंपनी का 37% पे ग्रो किया है, उसमें भी 91% आपके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं। यानी यहां से आगे की ट्रेजेक्टरी भी काफी स्ट्रांग लगती है डेल्टन की। प्लस अगर आप इनका आरओई भी देखोगे,
तो FY25 में 16% का आरओई था। अभी कंपनी का ये जो फर्स्ट हाफ के जो रिजल्ट आए हैं 18-19% का एनुअलाइज आरओई बन रहा है, यानी रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन की ट्रेजेक्टरी भी अच्छी है एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑर्डर बुक मोमेंटम तो अच्छा है ही, और कैपेसिटी आपकी डबल हो गई है, यानी नियर टू मीडियम टर्म में कंपनी को कैपेक्स का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कैपेसिटी का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से कंपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है। तो ये आपका ओवरऑल सिचुएशन बनता है केबल एंड वायर स्पेस में। अगेन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा रिस्क एपेटाइट कैसा है। मैं अगर ज्यादा रिस्क मैनेज कर सकता हूं तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन, लेकिन मुझे ये ध्यान पे रखना है कि अगर कल को चल के सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है और डोमेस्टिक में भी वो कंपनी जल्दी से ऑर्डर बुक वगैरह ग्रो करना स्टार्ट नहीं करती है, मार्जिन पे स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो ये पेन थोड़ा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है। बट उसके अगेंस्ट में एक गुड न्यूज अगर आ गई वो टैरिफ वाली, तो हम स्टॉक में अच्छा डिमांड भी देख सकते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कैटेगरी है। बाकी अगर थोड़ा सा अगर मैं मेरा रिस्क एपेटाइट मीडियम काइंड ऑफ है और मैं बेट कर सकता हूं, तो डेल्टन केबल आपका इन तीनों प्लेयर में अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैकिंग हमको कंटिन्यू रखना है। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।